तो हमारा हिंदी का 10वीं का पोर्शन अब हो चुका है ख़त्म और अब हमें बोर्ड की तैयारी करनी है। तो बोर्ड के प्रश्न पत्र को लेकर के बच्चों के मन में काफ़ी प्रश्न है कि पेपर लिखना कैसे है या कितना लिख दे तो हम पास हो जाएंगे। तो तमाम जो है प्रश्न बच्चों के मन में चलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी का प्रश्न पत्र जो है हमें किस प्रकार से करना है। सबसे पहली बात तो हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आपको ये निर्धारित नहीं करता कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर के वेटेज ज़्यादा है या कम है। इसमें सभी जो चैप्टर है, पार्ट है, वो समान है और सभी पार्ट से, सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ आएंगे। सभी पार्ट को पढ़ना अनिवार्य है या फिर समझना अनिवार्य है। अगर बच्चे कोई पाठ नहीं समझ पाए हैं, कोई चैप्टर उनको समझ में नहीं आया है, उन्होंने नहीं पढ़ा है, समय का अभाव है, तो पास होने की अगर वो बात करें कि क्या पढ़ ले वो कि उनके जो है ठीक ठाक कुछ मार्क्स बन जाए, तो वो है विभाग डी। इसमें कुल हिंदी में 4 विभाग हैं। 10वीं के 80 मार्क के पेपर में लगभग 4 विभाग होते हैं सभी सब्जेक्ट में, ए, बी, सी और डी। तो ये हमारा हिंदी का विभाग ए है, गद्य विभाग। गद्य विभाग में क्या आता है? गद्य विभाग में सारे चैप्टर जो है वो कहानी के होते हैं, नाटक, उपन्यास जैसे जो चैप्टर होते हैं, सारे प्रश्न उनसे संबंधित होते हैं। दूसरा जो विभाग आता है हमारा हिंदी में, विभाग बी, उसमें जो है सारे चैप्टर जो जिन चैप्टर से प्रश्न आते हैं वो सारे चैप्टर पद्य विभाग के होते हैं, जैसे कि काव्य, सवैया, कवित्त, इस तरह की जो रचना होती है उससे विभाग बी होता है। सेक्शन सी हमारा व्याकरण होता है और जो है डी लेखन विभाग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विभाग ए जो कि है गद्य विभाग। गद्य विभाग में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और क्या पढ़ना अनिवार्य है। तो सबसे पहले कोरोना के बाद से हमारा पेपर जो है काफ़ी बदल दिया गया है। पहले हिंदी में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन कोरोना के बाद से पेपर पैटर्न सरल करने के लिए काफ़ी जो है संक्षेप कर दिया गया है लिखने के तरीके से। यहाँ लिखना कम पड़ता है और जो है आंसर आपको पता होना चाहिए। आंसर कब पता होता है? जब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। तो हिंदी अच्छा जाए, आपका पेपर अच्छा जाए, इसके लिए आपको संक्षेप में अपने टीचर से या जहाँ से भी आपको मिलता है, संक्षेप में आपको सारे चैप्टर एक बार देख लेने हैं, सुन लेने हैं, समझ लेने हैं। तो पैटर्न देखें हम, तो पहला प्रश्न इसका आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। अर्थात के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें 3 प्रश्न आते हैं और तीनों प्रश्न एक एक शब्द के इसमें विकल्प दिया रहेगा, 4-4। तो उसमें से आपको जो सही विकल्प है वही चुनकर लिखना है। इसमें प्रश्न लिखना अनिवार्य नहीं है। अगर आप प्रश्न लिखते हो आपका समय ज़्यादा जाता है। बस आपको करना क्या है, आपको अपना पेज खोलना है, पहले पेज पे हेडिंग डालना है विभाग ए गद्य विभाग, उसके नीचे एक छोटा सा हेडिंग डालना है, वो है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लेखन। इसके बाद आप नंबर डाल दीजिए। पहला प्रश्न का नंबर डालें। आपको ये प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जब द्रव्य विभक्ति बढ़ जाती है, ऐसा कुछ करना नहीं है। आपको नंबर 1 डालना है और आपका जो आंसर है, जैसे कि इसमें आपका आंसर होता है जीवन भक्ति, तो बस आपको यही आंसर लिख देना है और कुछ करना नहीं है। उसी तरह से अगला प्रश्न जो है हमारा, वो है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति। मैंने पहले ही कहा कोरोना के बाद से पेपर लिखने में सरल हो जाए, इसलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का ज़्यादा समावेश कर दिया गया है। ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और एक तरह से घाटा भी है। नुकसानदायक इसलिए कहेंगे बच्चों, 1 वर्ड का आंसर है। अगर आपको आंसर सही सटीक पता है तो ही आपको 1 मार्क मिलेंगे, वरना वो 1 मार्क कट जाते हैं। और अगर आप लिखने वाले प्रश्नों के, आज से कोरोना के समय से पहले का अगर हम देखें, तो उसमें बच्चे कुछ ना कुछ लिखते थे चैप्टर से संबंधित, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्हें
मिलता था, लेकिन इसमें ये 9 प्रश्न के 9 मार्क आपको मिलते हैं गद्य में और 9 प्रश्न 9 मार्क आपको मिल जाता है पद्य में। अगर आपको आंसर पता है और सही ऑप्शन आपने चुन लिया तो 9 प्रश्न जो हैं आपके ये गद्य और पद्य में बन जाते हैं 18। तो दूसरा प्रश्न आपका, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह भरना है, इसमें भी सेम प्रक्रिया है। आपको ऊपर एक हेडिंग डालनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, सिर्फ रिक्त स्थानों की पूर्ति, नंबर डालना है। चौथे नंबर पे आपको आंसर अगर पता है तो आपको सीधा आपका आंसर लिखना है कि लाडली, हरिण सावक के बाड़ों से तो दंतुल। इसी प्रकार से आपको सही ऑप्शन सिर्फ लिखना है और उसमें आपको हेडिंग या प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित विकल्पों से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। ये भी आपके चैप्टर के वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसका आधा हिस्सा दिया रहता है, आधा हिस्सा यहाँ ऑप्शन में रहता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, समझा है, तो आप जैसे ही आप पढ़ोगे प्रश्नों को आपको समझ में आएगा कि इसके आगे कौन सा सेंटेंस आ रहा है और कौन सा सेंटेंस जुड़ेगा। बस ये लिखने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है ऑप्शन से उठा करके आगे जो है वाक्य को पूरा करना पड़ेगा। तो आपने जो पहले प्रश्न में किया, दूसरे में किया, यहाँ नहीं करना है, यहाँ आपको वाक्य पूर्ण करना पड़ेगा। मतलब कि प्रश्न भी लिखना पड़ेगा, उसके साथ आपको उत्तर भी लिखना पड़ेगा। तो 3 प्रश्न आपके इस प्रकार से हो जाते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है एक एक वाक्य के प्रश्न। यहाँ आपको क्या करना है, ऊपर एक हेडिंग डालनी है, एक एक वाक्य के प्रश्नोत्तरी। हेडिंग क्या डालनी है, एक एक वाक्य के प्रश्नोत्तरी। उसके बाद सीधा नंबर डालना है 10 और 11। तो 10वें नंबर पे जो आंसर है, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की, तो हमें आंसर अगर पता है नारायण मूर्ति से, तो एक लाइन में आंसर लिखना है। उसी तरह से 11वें नंबर का भी। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्य में। मैंने पहले ही कहा बड़े प्रश्नों की जो है संख्या घटा दी गई है, बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है ज़्यादा कर दिया गया है ताकि बच्चे जो लिख नहीं पाते थे उनके लिए ये सरल कर दिया गया है। तो 2-3 वाक्य के भी एक ही प्रश्न है और एक एक वाक्य के 2 प्रश्न होते हैं और दोनों अनिवार्य होते हैं। एक एक वाले में कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, 2 ही देंगे और 2 ही प्रश्न अनिवार्य हैं, दोनों करना है। 2-3 वाक्य में आपको एक प्रश्न करना है और एक प्रश्न आपको अथवा के रूप में मिलेगा। अगर आप जैसे कि निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखने हैं, प्रश्न संख्या 12, यहाँ भी प्रश्न संख्या 12 है। तो अगर आप पहला प्रश्न संख्या करते हैं 12वें का, तो आपको प्रश्नोत्तरी 12 डालना है। हेडिंग बीच में डालना होता है, कॉर्नर पे नहीं लेना है, बीच में हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तरी। और प्रश्नोत्तरी जैसे ये हमारा पेज है तो यहाँ हमें बीच में लिखना है प्रश्नोत्तरी 12 ब्रैकेट में। तो हमने 12 डाल दिया, लेकिन अगर हम इस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो हमें प्रश्नोत्तरी 12 के बाद अथवा लिखना अनिवार्य होता है, क्योंकि चेकिंग के टाइम पे वहाँ दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत से बचने के लिए आपके अच्छे मार्क्स मिले, टीचर को भी सरलता होती है अधिकांशतर, इसलिए अथवा डाल देना होता है। इसका रीज़न ये होता है कि आपने बहुत अच्छे से अपने प्रश्न पत्र को समझाया है। आगे 4-5 वाक्य के ध्यान रखना, एक एक वाक्य के 2 प्रश्न, 2-3 वाक्य के 1 प्रश्न और 4-5 वाक्य के भी एक ही प्रश्न आते हैं। तो यहाँ क्या है, 4-5 वाक्य में भी सेम प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 13, आपको बीच में हेडिंग डालनी है प्रश्नोत्तरी 13। अगर आप ऊपर का प्रश्न करते हैं तो सिर्फ नंबर 13 डाल के छोड़ देना है। अगर आप दूसरा प्रश्न करते हैं तो नंबर 13 के बाद आपको अथवा डालना अनिवार्य है। अथवा डालने के बाद ही आप जो है नीचे वाले प्रश्न का उपयोग कर सकते हैं। सेम आंसर आशय स्पष्ट करना है। आपके ही चैप्टर से कोई वाक्य उठाकर दिया जाएगा और उसे आपको स्पष्ट करना है उसका आशय। आशय अर्थात के अर्थ। आपको जो भी क्लास में समझाया गया है या जो आपने अपने तरीके से समझा है, उस कथन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर यहाँ सा संदर्भ मांगता है, इस प्रश्न पत्र में नहीं है, अक्सर मांगता है, अगर सह संदर्भ मांगता है तो आपको संदर्भ हेडिंग डाल करके
जिस चैप्टर का है ये उस चैप्टर का परिचय देना है, कवि का परिचय देना है, उसको आपको व्यवस्थित यहाँ लिखना पड़ेगा एक बॉक्स बना के, कवि का नाम, कवि का परिचय, कवि की रचना। अगर ऐसा कुछ नहीं मांगता है, जैसे कि इस प्रश्न में है, यहाँ कुछ नहीं मांग रहा है, तो यहाँ हमें सिर्फ आशय लिखना है। वो भी किस प्रकार से लिखना है, बीच में प्रश्नोत्तरी संख्या 14, और यहाँ जो है आपको ये सेंटेंस डालना है, लातों के देव बातों से नहीं मानते। उसके बाद नीचे एक हेडिंग डालनी है आशय, और आशय हेडिंग डाल के आपने जो समझा है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं हम पद्य विभाग, अर्थात के जो हमारे कविता से संबंधित चैप्टर हैं उनसे प्रश्न आएंगे। विभाग बी, सेम प्रक्रिया, बहुविकल्पी 3 प्रश्न, आपको ऑप्शन चुनना है, खाली जगह भरना है, रिक्त स्थान के 3 प्रश्न ऑप्शन के साथ है। यहाँ से आप ऑप्शन उठाएंगे, डायरेक्ट लिख देना है, वहाँ प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करना। यहाँ भी सेम है, आपको प्रश्न लिखना है क्योंकि वो वाक्य की पूर्ति है, तो यहाँ से जो वाक्य उसके साथ मैच खाएगा वो उठाकर जोड़ना है, तो यहाँ प्रश्न लिखना अनिवार्य है। अगला, एक एक वाक्य के 2 प्रश्न, दोनों प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद 2-3 वाक्य के 2 प्रश्न, सेम प्रक्रिया, पहला लिखते हो तो नंबर 26 डाल के छोड़ दो, दूसरा वाला लिखते हो तो 26 डालने के बाद अथवा लिखना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों इसमें भी 4-5 वाक्य के प्रश्न हैं, और उसके बाद जो है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। जैसे हमने वहाँ कथन का आशय स्पष्ट किया था गद्य विभाग में, कथन अर्थात के किसी के द्वारा कही गई कोई वाक्य, कोई बातें, वो कथन होता है। किसी ने कुछ कहा है तो उसे हम कथन के रूप में लेते हैं। क्योंकि ये पोयम के चैप्टर है तो यहाँ क्या आएंगी, पंक्तियाँ आएंगी, काव्य पंक्तियाँ आएंगी, यहाँ कोई कथन नहीं आता। अभी कोई चैप्टर है गद्य का तो उसमें कोई लेखक कुछ कहते हैं तो वो कभी कभी ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो याद रह जाने लायक होते हैं या उनके कुछ मीनिंग अच्छे निकलते हैं, इसलिए वो कथन होता है, या उनके द्वारा कुछ कही गई चीज़ें जो प्रसिद्ध हो जाती है तो वो कथन हो जाता है। लेकिन कविता में तो कोई कथन होता नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होगा बच्चों, काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना होगा। मतलब आपके किसी भी कविता से कुछ 2 पंक्तियाँ, 1 पंक्तियाँ आपको दी जाएंगी, आपको उसे समझना है, और सेम प्रक्रिया आपको प्रश्न संख्या डालना है। प्रश्न संख्या 28, आशय स्पष्टीकरण, हेडिंग क्या डालना है बीच में, आशय स्पष्टीकरण। उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 28 डालनी है। अगर आप पहला लिखते हो तो आपको 28 डाल के छोड़ देना है, लेकिन अगर आप दूसरा करते हो तो 28 के बाद अथवा लिखना अनिवार्य हो जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों विभाग सी। विभाग सी अक्सर बच्चों को कठिन लगता है क्योंकि व्याकरण वो कम समझ पाते हैं, उनको समझने में भी जटिलता लगती है, लेकिन ये भी फायदे की चीज़ है। अगर आपने पढ़ा है, समझा है, तो ये आपके फायदे की चीज़ है। आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं 1 वर्ड के आंसर में ही। तो इसमें आपको जो है कहावत आएगा जिसका आपको सिर्फ अर्थ बताना है। उसके बाद सब समूह आएंगे, जहाँ मनुष्य न हो, निर्जन, एक एक शब्द के निम्नलिखित शब्द का जो है शब्द का संधि विच्छेद करना है। आपको शब्द आएगा उसे अलग करना है। संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद होता है शब्दों को अलग करना। संधि विच्छेद का और संधि करना दोनों में फर्क है। विच्छेद यानी अलग करना, और जो है संधि करना यानी के जोड़ना। हमने पहले देखा विच्छेद में कंठावरुद्ध शब्द पहले से जुड़ा हुआ है, यानी कि कंठ प्लस अवरुद्ध। लेकिन यहाँ क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों का संधि कीजिए। शब्दों यहाँ शब्द दे दिया है, जबकि शब्द होना चाहिए क्योंकि एक ही शब्द दिया है। तो यहाँ पहले से ही विच्छेद किया है, प्रति प्लस शिक्षा प्रतीक्षा। तो आपको व्याकरण अच्छे से आता रहेगा तो ये सब आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। फायदेमंद इसलिए होते हैं आपके कम समय में आपके 18-20 मार्क्स बड़े आराम से बन जाते हैं। लेकिन ये आपको पहले से आते रहना चाहिए कि किस प्रश्न में हमें क्या करना है।
अगर विच्छेद करना है तो आपको शब्द जुड़ा हुआ आएगा, आपको अलग करना है। संधि करनी है तो इस प्रकार से अलग अलग करके आएंगे, प्लस के द्वारा अलग रहेगा। आपको जोड़ना है, प्रतीक्षा करना है। ठीक उसी प्रकार से मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। इसके लिए यहाँ 2 मार्क्स हो जाते हैं। अगर आपको सिर्फ अर्थ मांगेगा तो आपको 1 मार्क देगा। अगर वाक्य बनाने की बात करेगा प्रश्न में तो आपके 2 मार्क बन जाएंगे। विलोम शब्द आपको पता है, जो शब्द आता है उसका विपरीत यानी कि अपोजिट अर्थ वाला शब्द देना है। 2 प्रश्न करते हैं, 2 मार्क्स। सेम प्रक्रिया, पर्यायवाची में समान अर्थ धारण करने वाला दूसरा शब्द लिखना है। 2 प्रश्न और 2 मार्क इसके भी हैं। विशेषण शब्द के आपको विशेषता बतानी है। क्षण, क्षणिक, वास्तव, वास्तविकता आपको पता होना चाहिए। कर्तृवाचक संज्ञा, जिस शब्द में काम, क्रिया और काम करने वाला दोनों का परिचय मिले वो कर्तृवाचक संज्ञा। 2 प्रश्न हैं, दोनों के 1-1 मार्क, तो 2 मार्क है। उपदेश, तो जो उपदेश देता है उसे हम कहते हैं उपदेशक। इतिहास, जो इतिहास बनाता है उसे हम कहते हैं इतिहासकार। तो इसमें जो है आपको 2 मार्क बड़े आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ आपको समास पहचानना है। अगर आपको समास आता है तो बस यहाँ आपको नाम लिखने हैं, निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। आपको ये बताना है कि इन शब्दों में कौन सा समास है। अब बारी आती है विभाग डी, अर्थात के लेखन विभाग। अगर जिस बच्चे को लिखने आता है और उसे उसके अपने पाठ के जो चैप्टर हैं, चाहे वो काव्य है चाहे वो गद्य है, अगर उसने चैप्टर नहीं समझा है, उसको चैप्टर के बारे में पता नहीं है, तो उसे लिखने अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको लिखने अच्छे से आता है और ये विभाग डी के फॉर्मेट अगर आपने समझे हैं तो आपको जो है यहाँ से काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाता है। जैसे विभाग डी, तो यहाँ निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी। टिप्पणी अर्थात के बच्चों का हमेशा प्रश्न रहता है, टीचर आधा पेज लिखे, 1 पेज लिखें, कितना लिखे कि हमें ये 3 मार्क मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ पे अगर 3 मार्क है तो हमें ये देखना होता है कि 3 मार्क के लिए हम 1.5 पेज नहीं भर सकते। ये जो है फिर हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। आधा पेज या आधे से अगर थोड़ा भी आप ज़्यादा कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको हाफ पेज तो ये लिखना है। टिप्पणी अर्थात के उसके विषय में आपको बताना है, जैसे कि आकाशवाणी या फिर दूरदर्शन। दूरदर्शन है क्या, इसकी रचना किसने की थी, कब किया था, किस समय किया गया था, इसके क्या उपयोग हुए, ये तमाम चीज़ें जो है आपको वहाँ बताना है। मतलब एक तरह से उस पर टिप्पणी करनी है, उसका परिचय देना है। बस यही है आपका जो है टिप्पणी लेखन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-1 वाक्य में लिखिए। मैंने पहले ही कहा अगर बच्चे को चैप्टर नहीं समझ में आया है तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है। ये क्या है, ये परिच्छेद है, एक छोटी सी कहानी संक्षेप में या किसी चीज़ के बारे में बृहद रूप से व्यवस्थित परिचय, इसको हमें पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे हम, इसमें से ही प्रश्न निकाले गए हैं जो नीचे दिए गए हैं। कुल कितने प्रश्न हैं बच्चों, 6 प्रश्न हैं। तो हमें बारीकी कहाँ देना है, बहुत ध्यान से हमें इसे पढ़ना है। इस परिच्छेद को बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है, कहानी समझ लो या किसी चीज़ के रूप में व्यवस्थित परिचय दिया गया है। प्रश्न बनाने वाला थोड़ा ट्विस्ट करके प्रश्न बनाते हैं क्योंकि ये बड़े आसानी से आपको मिल जाता है। इसे आप पढ़ो, इसके अंदर इन प्रश्नों के उत्तर मौजूद होते हैं। बस आपको देखना है कि प्रश्न कहाँ है। वर्तमान समस्याओं में मुख्य समस्या कौन सी है, तो आप पढ़ोगे कि वर्तमान समस्याओं में से प्रदूषित हो रहे पर्यावरण, गंदगी मुख्य समस्या है। आसान सा आंसर है कि वर्तमान समय में मेन समस्या क्या है, तो पर्यावरण के साथ जो प्रदूषण हो रहा है पर्यावरण में वो मुख्य समस्या है। इस तरह से बच्चों इसके उत्तर हमें यहीं मिल जाते हैं, तो हमें 6 मार्क्स के फायदे हो जाते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से बारीकी से हमें उसे पढ़ना होगा और फिर उत्तर लिखना होगा। निम्नलिखित अनुसार पत्र लिखिए। ये अगर हमें फॉर्मेट पता है तो ये भी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। बच्चे आजकल के व्याकरण की पुस्तक को देख करके
हिंदी विषय का पत्र लेखन का जो फॉर्मेट है वो बदल देते हैं। कभी भी पत्र लिखने वाला का पता बाईं तरफ नहीं होना चाहिए बल्कि दाईं तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, वरना इसके मार्क्स कट जाएंगे आपको। जितने भी मार्क्स पत्र के आते हैं, यहाँ हमने देखा कि 5 मार्क हैं। अगर बच्चों हमने फॉर्मेट गलत किया है तो वो 2.5 मार्क्स बड़े आराम से जाएंगे। इसलिए हमें फॉर्मेट का हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमको पता है पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्र औपचारिक तब होता है जब उसमें पहले से 2 पता दिया रहेगा और किसी बाहर वाले व्यक्ति के संबंधित होगा, कोई कंपनी, कोई व्यापार, कोई दुकान, किसी प्रकार की संस्था, वो होता है औपचारिक। तो वहाँ 2 पता होता है। तो आपको क्या करना है, जो लिख रहा है, जिस व्यक्ति का नाम दिया गया है कि वो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, तो उसका एड्रेस आपको हमेशा दाहिनी ओर से शुरू करना है। जैसे ही पता खत्म होगा, दिनांक डालना है, नीचे से 2 लाइन छोड़ के आपको बाईं ओर आ जाना है और वहाँ आपका जो भी सगा है, अगर पत्र अनौपचारिक है, 10वीं वालों को अनौपचारिक ही पत्र दिया जाता है। हायर क्लास में थोड़े से औपचारिक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन 10th में औपचारिक पत्र ही अधिकांश आता है। यहाँ दिया है जो है श्रवण गांधी जो पत्र लिख रहे हैं, ये उनका पता दिया गया है। तो इसके बाद जो है कोई और पता नहीं है, यहाँ इनका पता लिखेंगे आप, यहाँ से संबोधन, और इसमें विषय अनिवार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है 54। कुल 55 प्रश्न आते हैं। 54 रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। सबसे पहले कहानी तो हम ऐसे भी सुनते रहते हैं और अधिकांश 10वीं में वही कहानियाँ आती हैं जो पिछले 1-2 साल से हम करते आए हैं एग्ज़ाम वगैरह में। फिर भी थोड़ा देख लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ अगर हमने नहीं भी देखा समझा है, तो ये जो अलग अलग हमें संक्षेप में शब्द आते हैं, छोटे छोटे वाक्य आते हैं, इन्हें हमें जोड़ना होता है और कहानी बनाई जाती है। जैसे घना जंगल, तो हम लिख सकते हैं कि एक घना जंगल था, उसके बाद विशाल एवं घने वृक्षों पर पक्षियों का बसेरा। एक बहुत बड़ा सुंदर घना जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा जो है विशाल वृक्ष था जिसपे सारे पंछी बसेरा करते थे। बसेरा अर्थात के रहना। रोज पंछियों का बच्चों के लिए दाना चुगाने के लिए उड़ जाना। तो सारे पंछी मिलजुल कर उस बड़े से पेड़ पर रहा करते थे और जो है रोज का उनका क्रिया था कि जो पंछी थे वो दाना अपने बच्चों के लिए लेने उड़ जाया करते थे। बच्चों को उस पेड़ पर आराम से छोड़ के चले जाते थे। जाने के पूर्व बच्चों को समझाना, मतलब जो पंछी अपने बच्चों को छोड़ के जाते थे वो क्या करते थे, अपने बच्चों को एक सीख दे के जाते थे, समझा के जाते थे कि हमारी गैर मौजूदगी में आपको कैसे रहना है। समझाना, नीचे मत जाना, यदि जाओ तो संभल कर। क्या सिखा के जाते थे कि आराम से रहना, नीचे मत जाना। अगर नीचे जाते हो तो बहुत संभाल कर, बहुत ध्यान से। इस तरह से हम कहानी को जोड़ जोड़ कर कहानी बनाते हैं। अगर हमने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, बिल्कुल नहीं सुना है, उस कहानी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो बच्चों इस तरह से हम स्वयं कहानी बना सकते हैं। कैसे? जैसे हमने आगे देखा, तो पंछी अपने बच्चों को समझा के जाते हैं, फंसना नहीं। अगर कोई बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, बच्चों द्वारा सुनना, माँ की बात को रखते रहना। मतलब माँ ये बता के जाती है कि बहेलिया आ सकता है, जाल बिछाएगा, तो आपको सावधान रहना है। इस तरह से बच्चों हम इस कहानी को जोड़ करके कम से कम 2.5 पेज की एक कहानी बड़े आराम से लिख सकते हैं। कहानी लिखते वक्त एक चीज का हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है शीर्षक। शीर्षक क्या होता है बच्चों? शीर्षक ये होता है कि जैसे आपने कोई कहानी लिखी, कोई भी कहानी लिखते हो तो आप उसे एक नाम देते हो, या कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं तो उसका एक नाम होता है, उसी को हम शीर्षक कहते हैं। क्योंकि इस कहानी को आपने बनाई, आपने लिखा, तो इसका आप एक शीर्षक देंगे। शीर्षक कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है, हेडिंग डालनी है शीर्षक,
और इस कहानी को आपको जोड़ना है, समझना है कि कहानी क्या बनती है। जैसे अभी मैंने जोड़ा तो मैंने ये समझा कि एक बहुत बड़ा घना जंगल है, उसमें एक बड़ा सा वृक्ष है, उसमें पंछी रहते हैं और जब पंछी दाना चुगने जाते हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सावधान रहना है बहेलियों से, वो फंसते भी हैं और कैसे बचते हैं। ये सारी चीज़ें हमने समझी। तो इससे संबंधित हमारा जो है क्या शीर्षक आएगा वो हमारे दिमाग में उस समय तुरंत आ जाता है और वो शीर्षक बच्चों लिखना अनिवार्य होता है। उसके बाद जब हमारी कहानी खत्म हो जाती है तो एक चीज़ होता है, वो चीज़ क्या होता है बच्चों? वो चीज़ होता है बोध। बोध अर्थात कि आपने क्या जाना, क्या सीखा। तो सबसे पहले कहानी लिखने से पहले हम ऊपर एक हेडिंग बीचों बीच डालेंगे, शीर्षक। जो भी शीर्षक हमने बनाया है उस शीर्षक को हमें वहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब हमारी कहानी खत्म हो जाती है तो लास्ट में हमें एक हेडिंग डालना है और वो हेडिंग होगा बोध, मतलब हमने क्या जाना, क्या सीखा। बोध हेडिंग डालने के बाद कम से कम 2 या 3 वाक्य हमको लिखना पड़ेगा कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, या इस तरह से जो भी आपने इस कहानी में समझा होगा। तो ये हमारी कहानी लेखन हो जाती है। उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न संख्या 55, ये क्या है? किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में हमें निबंध लिखना है। निबंध लिखने के तो काफ़ी तरीके बच्चों ने निकाल रखे हैं, टीचर्स भी आपके बताते हैं कि अगर आप नहीं लिख पाते हो तो उसको दर्शाओ, बताओ कि आपने क्या समझा है, क्या समझ रहे हैं, तो उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पे कम से कम 150 शब्द। अब 150 शब्द बच्चे परेशान हो जाते हैं, टीचर कितने पेज होने चाहिए? तो हमारे एक पेज पे अगर हम लाइन देखें तो 25-30 होती है, उसके हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप जो है 30-40 लाइन की भी अगर बनती है आपकी तो जो है 2.5 से 3 पेज आपका जाएगा आपके लिए। आपको इसके लिए मार्क्स भी 7 मिलते हैं। तो इसमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले प्रस्तावना, आपको एक हेडिंग डालनी है, प्रस्तावना। अगर आप नियम अनुसार बात करें तो इसको सबसे पहले पूरे पेज पे आपको ये अनुशासन का महत्व एक हेडिंग डाल देना है, या फिर भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, जो भी इन तीनों में से आप लिखते हो ये आपको ऑप्शन में आएंगे। अगर आप पहला लिखते हो तो मैंने पहले भी समझाया है, प्रश्न संख्या 55 डालेंगे और पहला प्रश्न लिख देंगे। इन दोनों में से कोई लिखते हो तो अथवा डालोगे। करना क्या है? आपको हेडिंग डालते जाना है। ये सारे हेडिंग आपको अपने उत्तर पेज पर लिख लेने हैं, जैसे कि प्रस्तावना, अनुशासन का अर्थ, दैनिक जीवन में अनुशासन की आवश्यकता। इस प्रकार से इन सारे जो है पॉइंट को लिख लेना है। उसके बाद नीचे से आपको पहला पॉइंट जो देना है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? आप किसी भी चीज़ का परिचय देते हैं तो उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। अगर आपने हेडिंग प्रस्तावना डाली तो उसमें कम से कम 4 या 5 वाक्य देना है। आपको पूरा पेज वहाँ भरना नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का परिचय आप संक्षेप में देते हैं तो 4-5 वाक्य से ज़्यादा प्रस्तावना होना नहीं चाहिए। अगली हेडिंग आप अनुशासन का अर्थ डालिए। उसके नीचे अनुशासन क्या होता है वो बताना है। वो भी कम से कम 7 से 8 वाक्य होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होता है तो 10 वाक्य। तो इसी प्रकार से हम हमारे जो 8-10 पॉइंट हैं इनको डालते जाएंगे तो भी हमारा 2.5 से 3 पेज बन जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिखना क्या है, लिखे क्या, तो जैसे जैसे हम इन पॉइंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आसानी से समझ में आता है और उससे संबंधित हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, जिससे हमारा जो है निबंध लेखन वहाँ पे पूर्ण हो जाता है। तो ज़्यादा घबराना और ज़्यादा दिक्कत जैसा सोचना नहीं है। पेपर पढ़ना है, पूरी तरह से अच्छे से समझना है और उसके बाद जो है लिखना है। धन्यवाद।